नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशा पूर्णा देवी जी की कहानी पैदल सैनिक। नहीं झेला जाता, अब और नहीं झेला जाता। फिर शुरू हो गई है सावित्री की वही एक जैसी बकबक, थकी मांदी बकवास और धारदार बातों का एक अजीब सा घालमेल। और सहा नहीं जाता रे, जान निकले तो जान बचे। अरे ये मुझोसा जमराज कितनों को न्योता न्योत कर दे गया, ले गया, मुझे क्यों नहीं ले जाता रे। बस यही उल्हाना, यही सब लगातार जारी रहता है। सावित्री उस मुंह झोसे जम को इसी बात के लिए जली कटी सुनाती रहती है और अपनी बेबसी का रोना रोती रहती है। बस बस उसकी आखिरी और इकलौती ख्वाहिश है मौत। और इस बात को वह ढिंडोरा पीट पीट कर सारे मोहल्ले के लोगों को बताना चाहती है जिन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। जयंती को यह सब बड़ा ही बुरा बुरा और बेहुदा लगता है। उसे अपनी माँ को माँ कहकर बुलाना भी अच्छा नहीं लगता। किसी तरह दोनों वक्त का खाना और रात को सोने के लिए मिलने वाली थोड़ी सी जगह के सिवा धीरे धीरे इस घर से उसका सारा लगाव ही जैसे खत्म होता चला गया। और इस जुड़ाव को जानबूझकर ही जयंती ने काट कर फेंक देना चाहा है। उसके पास समय ही का है कि वह घड़ी देखकर सुबह दोपहर शाम और रात चारों बेला घर आकर हाजिरी दे। अपने लिए भी तो उसके पास समय कहाँ है। लेकिन तो भी समय निकालकर उसे घर तो आना ही पड़ेगा। अपने घर सारे दिन काम काज में डूबे रहने के बाद और अपने आप को निचोड़ देने के बाद खुद अपनी देह का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बिछावन पर डाल देने के लिए। और ठीक इसी समय शुरू हो जाती है सावित्री की बकझक, आरोप और अभियोग। इन बातों, दावों और दलीलों का सिलसिला शुरू हुआ नहीं कि दिन भर चलता रहता है। जयंती घर में नहीं रहती, इसलिए वह सब सुन ही नहीं पाती। ईश्वर ने उसे बचा लिया, वरना इतनी सारी बकवास सुन सुनकर तो पागल हो गई होती। घर के 2-4 गिने चुने सदस्यों के लिए भी खाना और नाश्ते का इंतजाम करने और गृहस्थी संभालने में भी सावित्री को इतनी झुंझलाहट होती है, इतनी अकेली हो जाती है। अगर उसके कंधे पर घर भर के लिए खर्चा जुटाने का भार होता तो पता नहीं क्या होता। जयंती को यह सारा कुछ करने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को अब तक किसी ने सोचा भी नहीं। माँ की स्नेह भरी दृष्टि से भले ही संभव ना हो पाया हो, एक सामान्य प्राणी की दृष्टि से भी क्या सावित्री यह सारा कुछ देख नहीं पाती। जिस लड़की ने सारी गृहस्थी को खड़ा करने के लिए अपने को पूरी तरह से निचोड़ दिया है, उसके कानों के पास ही ये सारे बेहुदे और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। विशैली फुफकार और चीख पुकार के साथ एक ही सुर में सभी यमराज तो कभी भगवान को बुलाया जाता है। पता नहीं उसका विवेक तो नहीं मर गया। अगर उससे कुछ कहने को जाओ तो रो पीट कर ऐसा तमाशा खड़ा कर देगी कि हाट बाजार का सा दृश्य खड़ा हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि चुप ही रह जाए। इस चुप्पी की वजह से जयंती धीरे धीरे दूर और दूरतर होती चली जा रही है। अचानक जब कभी भी बारिश उतरती है तो आजकल वह चुपचाप बैठकर उसे निहारा करती है। अगर वह चाहे तो बड़े आराम से रस्सी पर गीले हो रहे कपड़ों को उठा भी सकती है। अभाव की अभिशाप छाया में पल रही इस छोटी सी गृहस्थी में थोड़े बहुत कपड़े लत्ते के गीले हो जाने की चिंता जयंती को जरा भी विचलित नहीं कर पाती। आजकल उसके मन में एक निर्मम आक्रोश कुंडली मारकर बैठ गया। भगवान के विरुद्ध नहीं, खुद अपनी माँ के विरुद्ध। अगर ऐसी ही दुर्दशा होनी है तो घर गृहस्थी बसाने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी छोटे भाई बहनों की दुर्दशा का तो अंत नहीं। देह पर एक कुर्ता नहीं, बालों में तेल और कंघी नहीं, समय पर खाना नहीं, हारी बीमारी में दवा नहीं। गंदी बस्ती के लड़कों की तरह धूल कीचड़ और काई कादा में खेलते रहते हैं। दफ्तर जाने के समय जयंती और उसके पिताजी खाना खाने को बैठते हैं तो यही लगता है कि जैसे चोर है। लेकिन भोजन की महिमा का बखान कुछ कम नहीं होता। भात के साथ अगर किसी तरह दाल जुट गई तो बहुत हुआ। जलती हुई आग की तरह आधा सीझे हुए चावल के दाने और दाल को सामने रखकर शर्मिंदा होने की बात तो दूर, सुबह सुबह भात बनाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, सावित्री उसकी लंबी सूची दोहराती रहती है अपने पति और बेटी के कानों में। क्या मजाल कि एक भी बात उठाकर रखे। अगर वह चाहे तो इतनी देर में बड़े आराम से 2-2 सब्जियां बन सकती हैं। लेकिन उन्हें जली कटी सुनाते रहने के सिवा ऐसा लगता है कि अगर पेट में 2 मुठ अन्न का दाना चला गया तो बिजन बाबू बेटी के साथ जैसे स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन सुबह से लेकर 9 बजे तक का समय जैसे बहुत ही कम होता है, जबकि वे
मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। पता नहीं इतनी देर तक क्या करती रहती है। सचमुच सचमुच बड़ी हैरानी होती है। इस बीच काफ़ी देर बाद उठकर दो दो जगह ट्यूशन भी कराती है वह। विजन बाबू भी ट्यूशन के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़रूरत की तमाम चीज़ें, सुबह की खरीदारी, राशन पानी, कोयला वगैरह ले आते हैं। लेकिन वे तो कभी भी सावित्री की तरह मरने की कामना नहीं किया करते। लेकिन आज तो जयंती के मन में खाने की भी इच्छा नहीं रह गई। घर घुसते ना घुसते उन्होंने देखा कि सावित्री अपनी गोद के बेटे को पीट रही है और साथ ही अपनी मौत को भी न्योता दे रही है। बच्चे ने क्या अपराध किया है, इस बारे में कुछ जान पाना मुश्किल है। क्या बच्चा कुछ बोल या बता पाने की स्थिति में नहीं है? जयंती मन ही मन हिसाब लगाती हुई कि 2 साल के एक बच्चे के प्रति आखिर कितना निर्मम होते हुए उसे पीटा जा सकता है, अपने बिछावन पर जाकर पड़ गई। और थोड़ी देर के बाद जब छोटी मीनू बड़े जतन से और आहिस्ता आहिस्ता चाय का प्याला रख गई तो उसने उसे धमक दिया, जाकर बोल दे कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, ले जा यहाँ से चाय। अगर कोई दूसरा दिन होता तो रूठने मनाने की यह एक पारी खेली जाती, लेकिन पता नहीं क्यों आज किसी ने परेशान नहीं किया, और करेगा भी कौन। सावित्री के दिमाग का कोई ठिकाना है आज, लेकिन सोने के लिए पड़ जाते ही नींद तो नहीं आ जाती। बिछावन पर पड़े पड़े ही वह सुन रही थी सावित्री की चीख पुकार, छोटे भाई बहन का रोना धोना और साथ ही खाना पकाने की छौंक छींक की आवाज़। बगजग का शोर थमना नहीं चाहता और मुंह जोड़ सावित्री है कि यमराज से भी भिड़ी हुई है। सारे देवी देवताओं को उल्हाना सुना रही है और मुंह चोर पति और पढ़ी लिखी कमाऊ बेटी के खिलाफ कमर कसकर खड़ी है। कुल मिलाकर वह सारे संसार की सारी सृष्टि के विरुद्ध अकेली लड़ रही है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अरे घर गृहस्थी के काम में इतना खर्च हो जाता है, लेकिन 50 पैसे की 2 हाथ लंबी रस्सी कोई नहीं ला देता मुझे। आखिर क्यों? कोई मुझे रस्सी तो लाकर दो ताकि इस मुँह संसार से पिंड छूटे मेरा। लेकिन कोई रस्सी लाकर दे भी क्यों? आखिर उसके हाथ में भी तो रस्सी बेच जाएगी, तभी तो तिल तिल कर जला रहे हैं मुझे। अरे क्या हुआ फिर आ धमकी खाने को? चल निकल निकल, दूर हो जा मेरी नज़रों से। अच्छी मुसीबत गले पड़ी है, नहीं तो ले खा ले मेरा माथा। अगर ऐसी राक्षसी भूख है तो बस 10 दलिद्दर घर में मरने क्यों आई, कंगली। सावित्री के मुंह से इसी तरह की बकवास और बेहुदी बातों का गंदा नाला बह रहा है, और ऐसी बातों को झेल पाना अब सचमुच बड़ा मुश्किल है। पिताजी, अब यह सब सहन नहीं होता। जयंती सामने वाले कमरे के सामने आ खड़ी थी। अब तो इस घर में किसी का टिक पाना बड़ा मुश्किल है। विजन बाबू हैरान होकर उठ बैठे। उन्होंने बेटी के चेहरे की तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा। यह सब सुन सुनकर तुम्हारी कानों में तो गिरह पड़ चुकी है, लेकिन मैं ये सब नहीं झेल सकती। मेरे लिए इस घर में टिक पाना संभव नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसका दिमाग दिनों दिन खराब होता जा रहा है। विजन बाबू का स्वर रूंध आया। वैसे काम भी बहुत बढ़ गया है, नौकरानी भी नहीं आ रही। जयंती ने आहत स्वर में उत्तर दिया, घर बार चलाते हुए दाल भात सिजाकर रख देना ही दुनिया का सबसे महान काम नहीं है पिताजी। बिना मेहनत होने की भी एक सीमा होती है, आखिर वह कोई पागल नहीं है। विजयन बाबू पत्नी की बिगड़ती जा रही आदतों का हवाला देते हुए एक बारगी बुझ गए। बात तो ठीक है, आजकल जीना सचमुच दुभर हो गया है। आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? कुछ कहूँगा तो घर में कुरुक्षेत्र हो जाएगा। इसी डर से तो मैंने भी होठ सी लिए हैं, लेकिन अब नहीं झेला जाता। कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत तो है। कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक यह नासपिटी विदा ना हो जाए। सावित्री ने आगे जोड़ा, मैं भी क्या करूं? मौत भी तो नहीं ले जाती मुझे। पता नहीं वो कब पीछे से आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे की ओर से अंधेरे में से कुछ फूटा हो। दिन रात तो उसकी दुहाई देती रहती हो, लेकिन ये मुँह जोसा काना यमराज सुनता कहाँ है। माँ की इस बेबात की बात और बेसिर पैर के झगड़े से जयंती की देह में आग लग जाती है। घृणा, जलन और खींच की मिली जुली कौंध उसकी आंखों में चमक उठी, लेकिन बिना कुछ कहे वह वहां से जाने को हुई कि सावित्री ने उसे पुकार कर कहा, बात क्या है? किस खुशी में आज खाना गले से नहीं उतरेगा? बहुत ही तीखे स्वर में जयंती ने कुछ ऐसा सुलगता हुआ जवाब दिया कि बारूद धधक उठे। अब इस घर का एक भी दाना गले से उतारने की साध नहीं होती माँ। क्या बताया तूने? साध नहीं होती? मेरे हाथों का खाना खाने की इच्छा नहीं होती? भला क्यों? जरा मुंह से तो फूटो। तुम लोगों की तरह जूते मोजे डालकर घर से बाहर निकले नहीं पाती इसलिए, है ना? बात ऐसी नहीं है माँ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज के लिए माफ़ करो। मुझे शांति चाहिए, मैं ही यहाँ से चली जाऊँगी।
टूटी फूटी जबान में इस बात को बोलकर जयंती अपने कमरे में वापस आ गई और इस बात का इंतजार करती रही कि खिन्न कर देने वाली कोई जोरदार आंधी सी आएगी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि सारा घर किसी मंत्र बल से शांत हो गया। एक ऐसा गहराता चलता फिरता यंत्र जैसे एकाएक झटके से बंद हो गया। जयंती बिछावन पर यूं ही दुनिया भर की चिंता लिए बेचैन सी पड़ी रही। कल उसकी यूनियन की सभा है। सबका यही दबाव है कि वह कुछ बोले। अगर वह कोई वक्तव्य ना देना चाहे तो लिखित तौर पर ही सही कुछ पढ़ दे। उसका ढांचा रात को ही तैयार कर रखना जरूरी था। अब इस समय इस भरे हुए दिमाग से क्या किया जाए। गनीमत है कल शनिवार का दिन है, शाम को 5 बजे सभा है। इस दौरान प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। अगर संभव हुआ तो वह सीधे उनके घर ही पहुंच जाएगी। अपने घर में तो लंका कांड चलता ही रहता है। वक्तव्य में रखी जाने वाली 2-4 बातों की और यूनियन के सचिव सलील सेन ने इशारा तो कर ही दिया था। उनकी राय में स्त्रियों के नेतृत्व में काम कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए उन्होंने जयंती से यह आग्रह किया था। उसे जो कुछ कहना था वह सारा कुछ उसके दिमाग में चक्कर काटता रहा। बातें तो सारी वही हैं, बस उन्हें सजाकर रखने का ढंग ही कुछ नया होगा। वही मालिक और मजदूर की लड़ाई, वही स्थापित और विस्थापित, श्रेणीबद्ध श्रेणीविहीन, सरमाएदार और सर्वहारा की एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई। सवाल यह है कि आज़ादी की इस लड़ाई में बेहिसाब और बेशुमार सैनिक लड़े और मर मिटे, रसद और कुमक पहुंचाते रहे। क्या उनके जीवन का अंधेर मिट सका? उन्हें याद रखने की जिम्मेदारी किन पर है? इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों पर सोने के अक्षरों में जिनका नाम लिखा होगा, अगली कतार में खड़े सेनापतियों के त्याग और निष्ठा की ढेर सारी लड़ाइयों और लांछनाओं की कहानी को पढ़ते पढ़ते क्या किसी का ध्यान इन अभागों की ओर जाता भी है? जीवन की लड़ाई में हार गए और अपमानित किए गए पैदल सैनिकों की तरफ उमड़ते भावों की लंबी चौड़ी दलीलें बगाड़ते चले जा रहे थे वह सज्जन। दिमाग को शांत रखकर और कागज पेंसिल को हाथ में ले इन्हीं बातों को लिखते चले जाना पर ही बात बन सकती थी। लेकिन जब दिमाग ठंडा हो तब तक उसे नींद आ गई थी और कैसे घिनौने और बेहुदे माहौल में जयंती को रहना पड़ रहा है, इसे क्या सलील सेन समझते हैं? आखिर कितनी देर तक सोती रही जयंती? यही कोई 2 घंटे, 10 घंटे या पूरे एक युग तक? ऐसा ना होता तो विजन बाबू इस तरह के दीन कातर भाव से पुकार के उठते। जया, जया बेटी जल्दी उठ, देख तेरी माँ कैसे पड़ी है, हाथ पैर कैसे सुन पड़े। मैं जरा डॉक्टर को बुला लूँ? उठ बेटा, तेरी माँ हाथ पैर पटक रही है। आखिर ये कैसी भाषा है? आखिर वह क्या कर रही है? जयंती हड़बड़ाकर उठ बैठी और बेवकूफ़ों की तरह ताकती रही। गले में गंजी डालते हुए विजन बाबू रुंधे स्वर में बोलते जा रहे थे। और अब डॉक्टर भी क्या कर लेगा, सब खत्म हो गया। अब तक थोड़ी सी हरकत नहीं है और नस नाड़ी का पता तो चल ही नहीं रहा। बेटी तू जरा साहस से काम ले और माँ के पास बैठ, मैं जरा देखाऊं डॉक्टर आना चाहेगा भी कि नहीं, भगवान ही जानता है। पानी पीने को उठी और बस गिरकर बेहोश हो गई। अरे मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। विजयन बाबू जूते डालना तक भूल गए और नंगे पैर ही बाहर निकल गए। गनीमत थी कि डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन वे इलाज किसका करते? पत्थर के टुकड़े का भी कहीं इलाज हुआ है? इसी बात पर तो विज्ञान आज तक पराजित है। डॉक्टर ने इतना जरूर बता दिया कि सावित्री का रक्तचाप एक बारगी कितना ज़्यादा बढ़ गया था आंकड़ों की सहायता से। सावित्री की दुबली पतली और पीली सी देह में रक्त का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया? आखिर कब और कैसे? अचानक फूट पड़े उस रक्त प्रवाह ने दिमाग की नसों और रक्त कोशिकाओं को फाड़ डाला और किसी को खुद सावित्री तक को खुद पता नहीं चला तो कोई ना कोई उपाय तो किया ही जाता। अजीब है यह बीमारी। चुपचाप और निरुपाय बैठे रहो और मौत की प्रतीक्षा करते रहो। बस इधर उधर भागने और हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं। अगर यह किसी बड़े घर का मामला रहा होता तो बेवजह जमीन आसमान को एक करने का नाटक जारी रहता, लेकिन कंगालों को यह सब करना शोभा नहीं देता। बिछावन के एक किनारे पड़े रहने के सिवा विजन बाबू और कुछ करने की स्थिति में थे भी नहीं। सुबह होने पर एक बार डॉक्टर को खबर दे देंगे और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता था। सावित्री की सारी संवेदनाएं मर चुकी है, यह सोचकर घर के सारे लोगों की अनुभूतियां भी खत्म हो गई। सारी रात जगने के चलते दूसरे दिनों के मुकाबले चाय पीने की इच्छा विजन बाबू के मन में और अधिक जाग गई और यही हाल जयंती का भी था। छोटे बच्चों ने भी उठकर रोना धोना शुरू कर दिया था और आज उनका रोना कल्पना पहले से भी कहीं ज़्यादा था।
सारे घर का माहौल सबको बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसी स्थिति में विजन बाबू ने अपनी शर्मिंदगी को परे रखकर बेटी को पास बुलाया और कहा, तू ऐसा कर बेटी, एक बार जाकर चूल्हा तो जला दे। इन बच्चों को तो कुछ खिलाना पिलाना होगा और थोड़ी सी चाय भी बना ले। जयंती को नौकरी पर भी जाना है। आज यह बात उसके मन में आई ही नहीं। शायद जयंती मानो नींद से उठी। अच्छा, तो आज से उसे ही यह सब करना होगा। ओहो, लेकिन रसोई घर में आते ही बेचारी के पाँव जम गए। वह कहाँ आग सुलगाए, अपनी साड़ी में? चूल्हे के गले तक तो राख की ढेर जमी थी, ठसाठस। इन सारी राख और जले कोयले का क्या होगा? सारे रसोई घर में बर्तन भांडे बिखरे थे, पीड़े औंधे पड़े थे। मीनू और सानू की आपसी लड़ाई की निशानी के तौर पर पानी के गिलास इधर उधर बिखरे थे। लगता है पिछली रात यह सारा कुछ सावित्री धो मांझ नहीं पाई थी। हर रोज हर रात जब सारा घर सो जाता है, तब सावित्री के अगले दिन का काम शुरू हो जाया करता था। बर्तन धोना, मांजना, घर की सफाई, चूल्हे की झाड़ पोंछ और कोयले को तोड़ना, साग सब्जी काटना, कूटना, मसाले पीसना, ये सारे काम चुपचाप किए जाना, और वह सब भी इतनी कम रोशनी में ताकि घर के लोगों की नींद ना टूटे और ना ही मिट्टी के तेल का तेल ही ज़्यादा खर्च हो। क्या जयंती ने आज तक देखा भी है कि सावित्री कब सोने गई? लेकिन आज सावित्री के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह सारी दुनिया से आंखें मूंदकर सोई है, शायद जयंती को सबक सिखाने के लिए। अब इस घड़ी जयंती क्या करेगी? और बासी बर्तनों को भी धोए या क्या करे? पानी डाल डाल कर कमरों की सफाई करे, चूल्हे में अटी राख निकाल कर फेंके और इसके बाद गोईठे, कोयले, लकड़ी से उसे सुलगाए। और जब वह आग पकड़ ले तब क्या करे? चाय बनाए। और सिर्फ चाय ही नहीं, भात और दाल भी, दूध और बार्ली भी, सुबह, दोपहर, शाम और रात, फिर अगले दिन। चाय की आशा में बैठे बैठे बिजन बाबू एक बार तो बुरी तरह निराश हो गए। बच्चों के लिए कुछ नाश्ता लाने के बहाने बाहर किसी दुकान से ही चाय पी आए। सावित्री की हालत देखकर उनका मन प्राण हाहाकार कर उठता, लेकिन चाय की तलब तब भी बनी हुई थी। अब और किसी दिन उसे बड़े कांच के गिलास में भाप उबलती गर्मा गर्म और भरपूर चाय हाथ में लेकर सुबह के समय सावित्री उन्हें पुकारा नहीं करेगी, जिस पुकार को सुनकर उनकी नींद टूट जाया करती थी। इस बात को सोचते सोचते वह अन्य मनसक हो उठे और चाय की प्याली पी चुकने के बाद भी उन्होंने उसे एक बार होठों से लगा लिया। और एक प्याली चाय लीजिए ना, किसी सज्जन के ऐसा कहने पर उनका ध्यान टूटा। आजकल बारिश के दिनों में, और सुना नहीं तुमने, इधर एक प्याली चाय? नहीं नहीं, रहने दीजिए, कहकर बिजन बाबू तेजी से उठ खड़े हुए। लेकिन इस जयंती को क्या हो गया है? मूढ़ी और चना चबेना के बूते पर अपनी भूख दूर भगाने वाले चांदू और खोका ने भात खाने की रट लगा रखी थी। विजन बाबू अधीर हो चले। उन्होंने बेटी के पास जाकर चिरौरी की। आखिर भात का क्या हुआ जया? अगर बन गया हो तो 2 कौर खा तो लेंगे, 2 चम्मच दूध ही डालकर। अब तो इन्हें संभाल पाना सचमुच बड़ा मुश्किल है। भात? विजन बाबू क्या कोई सपना देख रहे हैं? अभी अभी तो बर्तन साफ करके उठी है जयंती। गंदे कपड़े लत्ते का अंबार है और नल से पानी कब का गायब हो चुका है। मीनू ने दीदी पर तरस खाकर चूल्हे में आग सुलगाई थी। चूल्हे ने भी ढेर सारा धुआं उगला, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ठंडा पड़ गया, ईश्वर ही जाने। इस बीच जयंती नहाकर आ चुकी थी और चूल्हे के मुंह पर हाथ से पंखा चल रही थी। उसका हाथ अकड़ गया था। बर्तनों में एक बूंद पानी नहीं भरा था। अगर चूल्हा सुलग गया तो वह उस पर भात वाली हांडी आखिर कर क्यों चढ़ाएगी? अरे भात बना कि नहीं? तभी विजन बाबू ने सवाल दोहराया। भात? भात आखिर बन जाएगा कैसे? पिता की आपाधापी से जयंती की देह में आग सी लग जाती है, लेकिन वह कहे भी तो क्या? 10:30 बज चुके हैं। इस बात से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती। अब कलकत्ता शहर में तालाब या पोखर तो है नहीं, लेकिन ट्यूबवेल तो लगे हुए हैं। वह भी सरकारी दया का ही नमूना है, जो लड़ाई के दिनों की तैयारी की धुंधली याद जगाती है। छोटी सी बाल्टी लेकर मीनू पानी लाती रही और कम से कम 15 एक बार। किसी तरह लाज रह गई। सिर्फ भात और दाल की थाली, कटोरी सबके सामने रखते रखते कब और किस तरह दिन के 2 बज गए, जयंती समझ ही नहीं पाई। उसे अपना खाना समाप्त करते करते 2-3 बज जाएंगे। इस तरह से फिर सारा रसोई घर धोना होगा। सारे घर में झाड़ू पोछा लगाना बाकी है। अभी कल से घर बासी पड़ा हुआ है। बर्तन धोने हैं, दोनों वक्त के कपड़े धोना भी जरूरी है, जिनका ढेर पड़ा है। साड़ियाँ, कुर्ते, गंजी, कतरी, चिथड़े, दस्ती और न जाने पता नहीं क्या क्या। इन सब के बाद फिर चूल्हे से जूझना, फिर वही भात और दाल। इसके बाद फिर अगले दिन की तैयारी। अगर ऐसा ना किया गया तो उसके अगले दिन
फिर ऐसी हड़बौंग मचेगी और अफरा तफरी होगी कि कोई काम समय पर ना होगा। काम भी कोई इतना नहीं है, और भी ढेर सारे काम हैं जिनके बारे में जयंती कुछ नहीं जानती। कल, आज, कल, फिर परसों, उसके बाद भी आगे और अगले दिन में भी सावित्री अब कभी भी काम का यह भार अपने कंधे पर नहीं ढो पाएगी। वह अपने पाँव पर चलकर इन सारे सवालों को क्यों नहीं हल कर पाएगी। मिट्टी के खिलौने की तरह चुपचाप पड़ी रहेगी और फिर देखते देखते पथरा जाएगी। दूसरे के कंधों पर चढ़कर ही अब वह विदा होगी। आखिर यह सब कौन करेगा। दिन की पारी संभालने के बाद ही जयंती को यह लगने लगा कि अब वह क्या करे। वह बिछावन पर जाकर पड़ जाए या फिर जंगल की तरफ भाग जाए। अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखकर बिजन बाबू के मन में जैसे दया का भाव उमड़ आया। दोपहर ढलने के बाद वे बेटी से बोले, जया सुन, अब इस बेला रसोई बनाने की जरूरत नहीं बेटा, दुकान से डबल रोटी मंगवा ली जाएगी। अब तू ऐसा कर कि माँ के पास ही थोड़ी देर के लिए बैठ जा, मैं देखता हूँ चाय वाय का क्या किया जा सकता है। तुम आखिर क्या करोगे? जयंती ने बुझे स्वर में पूछा। देखो क्या कुछ है, हम दोनों ही तो इस मामले में अनाड़ी हैं। मीनू चल तो जरा मुझे दिखा तो सही कहीं क्या रखा हुआ है। चूल्हे में ताव देते हुए भी जयंती चुपचाप पिताजी को देखती रही। आगे उन्हें मना कर रहे उसमें ऐसा उत्साह न था। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद वह माँ के बिछावन के पास आकर बैठ गई। सावित्री के चेहरे पर कोई भाव न था। ऐसा लगता था मौत के पहले ही वह घर और संसार से अपने तमाम संबंधों को तोड़ देना चाहती। अपनी माँ पर होने वाले गुस्से के चलते ही लगता है उसकी आंखों में इतनी देर बाद आंसू उमड़ आए। दुनिया भर के काम के साथ अपनी दुबली पतली काया को घसीटती चली जा रही थी। दिन और रात, रात और दिन, इस तरह किसी भी दिन डबल रोटी खरीदकर उन्हें रात तो नहीं बितानी पड़ी थी और ना ही ट्यूबवेल से मीनू को पानी ढोकर लाना पड़ा। उसने देखा था कि कभी कि रसोई घर के फर्श पर औंधे पड़े बिजन बाबू चूल्हे के सामने पंखा चल रहे हैं। नौकरी मिलने के बाद एक बार के लिए भी कभी जयंती ने माँ के लिए पान का एक पत्ता भी सजाकर आगे नहीं बढ़ाया। उसकी नौकरी से मिलने वाले ये थोड़े से रुपयों की भला औकात भी क्या है, या फिर उन रुपयों की चमक और चौंध इतनी ज़्यादा है कि जयंती की आंखें चौंधिया गईं। तभी घड़ी ने टन टन करके 5 बजाए। 5 बजे तो ठीक उसे कोई ज़रूरी काम करना था। ओह हाँ, सभा में जाना था। आज तो दफ्तर भी नहीं जा पाई। उसे तो कुछ याद भी नहीं रहा था। क्या तो कहना था जयंती को। उसे ललित सेन का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसकी बातें रह रहकर याद आती रहीं। हाँ, पैदल सैनिक कौन है वे? सिर्फ लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले सैनिक या कारखाने में काम करने वाले मजदूर?